मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ काफ़ी सारे जो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज के जो आर्टिकल हैं वो डिस्कस करूंगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेड कॉर्नर नोटिस के द्वारा, जो कि यहाँ पे इंटरपोल के आप कह सकते हैं तरफ से आती है, और किस तरीके से जो इंडिया की रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी गई है दूसरी बार फिर से इंटरपोल की तरफ से। तो क्या वो इशू है, इसको लेके मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं डार्ट मिशन के बारे में, जहाँ पे आप कह सकते हैं स्पेस में अगर आप कह सकते हैं कोई भी एस्टेरॉइड्स है हम उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। तो कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं ये डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग जो आईएमएफ की इकोनॉमी रिपोर्ट है इसको पढ़ने वाले हैं, क्या कहता है ये, क्या इन्फॉर्मेशन इससे निकल के आती है, ये सब आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कैंडिडेट फॉर रीमिशन के बारे में, आखिर ये क्या होता है और डायबिटीज़ से कैसे रिलेटेड है। ओके दोस्तों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है, काफ़ी कुछ आप लोग को पता लगेगा, एंड तक देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट वगैरह अगर रहता है तो उसे मुझसे पूछ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिए। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी ऑफ़र है, आप लोग स्टडी आईएएस कोड यूज़ करके 20% तक ऑफ जो है वो अवेल कर सकते हैं। आज से नए बैचेस स्टार्ट हैं अपकमिंग ईयर के, आप लोग यहाँ पर जाके बेनिफिट ले लीजिए। साथ ही आपको बता दूँ मैं कि 0% की EMI भी अवेलेबल है। सेम आपको EPFO के यहाँ भी जो कोर्सेज़ वगैरह इन पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। नोट्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे रहने वाला है अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैक्ट, इसमें ज़रूर एनरोल कीजिएगा। साथ ही दोस्तों नवंबर 13 को रहने वाला है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप, इसमें भी पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में दोस्तों आप लोग के लिए मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है ये भी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि इससे नाम से पता चल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आप कह सकते हैं इशू होता है ये नोटिस, और आप कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ में ये नोटिस इशू होता है। तो इंटरपोल ने दोस्तों रिजेक्ट कर दिया है दूसरी रिक्वेस्ट भी भारत की, कि भारत चाहता था कि वो यहाँ पे इशू करे रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा, जो कि एक कैनेडियन बेस्ड फाउंडर हैं और लीगल एडवाइज़र हैं प्रो खालिस्तान आउटफिट सिख फॉर जस्टिस के। अब देखो दोस्तों, जैसे कि जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है इसने लिस्ट जो है वो इशू करी एज अ टेररिस्ट, जिसके अंदर इनका नाम लिखा था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA के द्वारा। ओके, तो पता लग गया कि किसके खिलाफ आप कह सकते हैं ये नोटिस भारत चाहता है कि ये इशू हो, लेकिन इंटरपोल इशू नहीं कर रहा है। इंटरपोल ने कहा है कि जो भारत है वो फेल हो गया कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो सपोर्ट कर रहा है अपने इस केस को, कि किस तरीके से ये जो व्यक्ति है ये आप कह सकते हैं गलत है, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है जिसके बाद ही आप कह सकते हैं इंटरपोल ये इशू करेगा। जो UAPA है दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज्ड कर रहा है फॉर बीइंग मिसयूज्ड टू टारगेट माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ विदाउट रिस्पेक्टिंग देयर राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल। ये बातें भी आप कह सकते हैं इंटरपोल ने कही कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो UAPA है ये कहीं ना कहीं एक इस तरीके से यूज़ कर हम लोग कि वो टारगेट कर रहा है माइनॉरिटी ग्रुप्स को और उनके ह्यूमन राइट्स को। अगर उन्हें कोई दिक्कत है और वो अगर आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम इस तरीके से उन्हें रोकते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ चीज़ होगी, और इसीलिए इंटरपोल जो है वो इशू नहीं कर रहा है। कौन है इंटरपोल, हमें क्यों जाना पड़ा इंटरपोल के पास? तो देखिए इंटरपोल कह लीजिए या फिर कह लीजिए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर 195 मेंबर कंट्रीज़ आते हैं। ये मदद करती है दोस्तों पुलिस फोर्सेस को हर एक कंट्री की वो कोऑर्डिनेट कर सकें एक दूसरे के साथ। तो मतलब अगर आप कह सकते हैं ये इशू होता है या फिर आप कह सकते हैं इंटरपोल ऐसे काम करता है कि दुनिया भर की जितनी भी यहाँ पे आप कह सकते हैं पुलिस है उनके सब के साथ कोऑर्डिनेशन है इसका, और अगर इंटरपोल चाहेगा तो वो किसी भी आप कह सकते हैं पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइम पे पकड़ सकता है। देखिए इंटरपोल की वेबसाइट के हिसाब से इंटरपोल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अनेबल करती है मेंबर कंट्रीज़ को कि वो शेयर कर सके अपना डेटा ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, और ये दोस्तों ऑफ़र कर सके कोई ना कोई टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट भी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इंटरपोल काम करती है। अगर बात करते हैं रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में, तो अगर कोई क्रिमिनल या फिर सस्पेक्ट है
जो कि किसी और देश में आप कह सकते हैं पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो आप कह सकते हैं कानून से भाग रहा होता है। उस टाइम पे अगर रेड कॉर्नर नोटिस या फिर रेड नोटिस को अलर्ट कर दिया जाए तो पुलिस फोर्सेस दुनिया भर की वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं तैयार हो जाती है बेसिकली, कि अब उसे आप वो व्यक्ति जो है वो इंटरनेशनली चाहिए। किसी भी देश में है वो कहीं पर भी है, उसको पकड़ेंगे। जो भी पुलिस उसके आसपास होगी, जो सबसे पास में जो कंट्री होगी वो पकड़ेगी उसको। रेड नोटिस दोस्तों इशू करते हैं फॉर फ्यूगिटिव्स वांटेड आइदर फॉर प्रोसिक्यूशन और टू सर्व अ सेंटेंस। और दोस्तों जो रेड नोटिस है ये कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करती है लॉ को कि वो एनफोर्समेंट कर सके खुद को दुनिया भर में। अगर कोई व्यक्ति है उसको अरेस्ट किया जा सकता है दुनिया भर में कहीं पर भी। ओके, और साथ साथ उसका यहाँ पे सरेंडर या फिर उससे रिलेटेड जो भी लीगल एक्शंस हैं वो करवाया जा सकते हैं। रेड नोटिस कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन जो कि मदद करती है कि हम उस व्यक्ति को पकड़ सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कि कलर वगैरह हो गया, हेयर, आइज़, पिक्चर होगी, उसकी बायोमेट्रिक डेटा हो गए, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, ये सब अवेलेबल करवाए जाते हैं। उसकी मदद से ही आप कर सकते हैं दुनिया भर के जो पुलिस वाले हैं उसे पकड़ सकते हैं। जो रेड नोटिस है ये पब्लिश होती है बाय इंटरपोल एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर कंट्री, और कंट्री को दोस्तों यहाँ पे इशू करनी है रिक्वेस्ट जिसे ये चीज़ें चाहिए। ओके, पर रिक्वेस्ट वही इशू कर सकता है नॉट टू बी द होम कंट्री ऑफ द फ्यूगिटिव, मतलब जो उस व्यक्ति है, मतलब जिसको पकड़ना है उसकी होम कंट्री नहीं होनी चाहिए। इंटरपोल एक्ट करता है रिक्वेस्ट कंट्री पे, और एलिगेशन को भी यहाँ पे बता दूँ मैं, क्राइम को हैज़ बिन कमिटेड को भी बताता है। तो क्या जो रेड नोटिस है ये कोई वारंट है, फिर ये कोई अरेस्ट है, मतलब कि जो वारंट होता है अरेस्ट का वो है? तो देखिए रेड नोटिस मात्र एक इंटरनेशनल वांटेड पर्सन नोटिस है, ये किसी भी तरीके से कोई अरेस्ट वारंट नहीं है। इंटरपोल खुद दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति को नहीं चाहता, ये चाहता है कि कंट्री और इंटरनेशनल जो ट्राइब्यूनल है ये साथ में काम कर सके। ओके, तो इसका मतलब कि इंटरपोल के पास खुद का कोई कंपल लॉ नहीं है जिसे वो एनफोर्समेंट में लगाता है अपनी अथॉरिटीज़ के साथ किसी और कंट्री पे, कि वो किसी को आप कह सकते हैं अरेस्ट कर सके ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एन रेड नोटिस। तो इस हिसाब से कुछ जो है वो रेड नोटिस काम करता है कि जिसके इशू होने के बाद दुनिया भर में अगर कोई व्यक्ति जिसे हमें पकड़ना है उसके खिलाफ ये इशू हो जाएगा और हम उसे बहुत ईजिली पकड़ भी सकते हैं। ओके, आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। अगला आर्टिकल आता है दोस्तों डार्ट मिशन, जो कि स्पेस में ऑर्बिट वगैरह को तोड़ रहा है, मतलब बेसिकली हम एक नई यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम जो डिस्कवरी है वो करी गई है। देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा यूएस ने सितंबर को कोलाइड करा अपने स्पेस क्राफ्ट को विद एस्टेरॉयड, जो कि आप कह सकते हैं सन को 11 मिलियन किलोमीटर दूर अर्थ से ऑर्बिट कर रहा था, और सक्सेसफुली दोस्तों इन्होंने यहाँ पे अल्टर करा उस सेलेशियल बॉडी के ऑर्बिट को। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे बताया है नासा ने। देखिए डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन जो है दोस्तों पहला है मिशन जिसका ये एम है कि 160 मीटर जो वाइड डिमॉर्फोस आप कह सकते हैं एस्टेरॉयड है बेसिकली, उसे वो और ज़्यादा पुश करे उसके क्लोज़र, जो कि उसका लार्जर एस्टेरॉयड है डिडमॉइस जो है उसको, जिसका यहाँ पे जो साइज़ बताया जा रहा है वो है लगभग 780 मीटर साइज़ है, उसके आप कह सकते हैं उसको पुश करे बेसिकली कि तुम जाओ इसके पास और इसकी ऑर्बिट में घुमा, हमारी ऑर्बिट में मत आओ। पहली बार दोस्तों ह्यूमैनिटी में हमें ये चीज़ देखने को मिली है जहाँ पे इंटेंशनली हम लोग किसी सेलेशियल बॉडी का जो मोशन है इसे चेंज कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। रिसर्च जो यहाँ पे रिसर्चर्स हैं दोस्तों, उन्हें बता दूं मैं आप लोग को, बेसिकली वो इतनी क्षमता रही उनमें कि वो मेज़र कर सकें डार्ट की काइनेटिक इम्पैक्ट को ऑन द एस्टेरॉयड बाय द एनालाइजिंग डेटा कलेक्टेड बाय द स्पेस क्राफ्ट ओवर पास्ट 2 वीक्स। देखिए कोलिजन से पहले दोस्तों जो डायमॉर्फोरस है दोस्तों, ये 11 घंटे 55 मिनट लेता है कि ऑर्बिट कर सके लार्जर डेडमॉइस को और इन्वेस्टिगेट कर सके टीम कि आखिर किस तरीके से डार्ट इम्पैक्ट है वो पड़ने वाला है उसके जो छोटा है डायमॉर्फोस के है उसके ऑर्बिट पे बाय 32 मिनट्स। ओके, देखिए दोस्तों जो नासा ने स्टेट करा एक मिनिमम डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो ऑर्बिटल पीरियड है उसका चेंज है 73 सेकेंड्स का और ये एक्सीड कर सकता है बाय ओवर 25 टाइम्स। रिलेटिवली दोस्तों स्मॉल जो आपका डायमॉर्फोस है ये लोकेट करता है मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये दोस्तों पोज कर सकता है कोई भी, हमें इससे कोई खतरा नहीं था, बस हम ये चीज़ें टेस्ट करना चाहते थे। आप मान लीजिए नासा अंडरटुक द मिशन ओनली टू एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ द स्पेस क्राफ्ट एज अ प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम। ओके, तो बस हम ये चीज़ टेस्ट करना चाहते थे कि क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो।
डाइमोर्फोस जो है दोस्तों इसे टारगेट करा गया और साथ ही साथ रिलेटिवली शॉर्टर ऑर्बिट के साथ हमें जो है इसे चूज़ किया था बेसिकली। ओके, वाटर सीड मूवमेंट था दोस्तों प्लानिटरी डिफेंस के लिए, काफ़ी बड़ी चीज़ थी, सक्सेसफुल रहा पूरा मिशन। और जो मिशन ये दिखाता है कि आखिर किस तरीके से जो नासा है ये रेडी है कि अगर यूनिवर्स में कुछ भी हमारे खिलाफ फेंका जाता है या फिर आता है तो हम लोग उसके खिलाफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। इतना हमारे पास डिफेंस सिस्टम है कि हम एस्टेरॉयड से बच सकते हैं। तो ये सब कुछ पता लगता है हमें इस डार्ट मिशन से। आई होप कि आपको यहाँ भी समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, एक और आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि पूरे तरीके से डिस्कस कर रहा है आईएमएफ की इकोनॉमी रिपोर्ट को। देखिए, सेंट्रल की तरफ से एक मैसेज आता है ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की तरफ से, जो कि पब्लिश होता है 2 WEOs ईच ईयर। पहला तो है आपका, आप मान लीजिए अप्रैल अक्टूबर में, फिर दोस्तों होता है दूसरा जो है अपडेट मिलता है हमें जनवरी से जुलाई के अंदर। जितने भी यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हैं दुनिया भर के, उन्होंने बोला है कि इस बार की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ये हमें काफ़ी ख़राब, द वर्स्ट इज़ येट टू कम, मतलब अभी तो जितनी ख़राब है पर इससे भी ख़राब हो सकती है, हमें देखने को मिले। आईएमएफ ने दोस्तों सेपरेटली ये बोला कि मोर देन थर्ड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इस साल और या फिर अगले साल। और जो 3 यहाँ पे लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और यूरोपियन यूनियन और जो चाइना है, ये कंटिन्यू करेगी कि ये स्टाइल कर सके। इंक्रीज़ हो रहा है दोस्तों प्राइस प्रेशर का, वो काफ़ी आप कह सकते हैं इमीडिएट थ्रेट रहने वाला है करंट या फिर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वीज़ कर दिया है रियल इनकम्स को और अंडरमाइनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी। अगर दोस्तों ऐसे ही परसिस्टेंटली यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन चलता है या फिर स्टेलिंग ग्रोथ होती है तो पॉसिबली दोस्तों अब तक की टफेस्ट पॉलिसी चैलेंज अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी जो मेजर्स हैं वो कंटेन कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन टिपिकली ट्रैक डाउन ग्रोथ इवन फर्दर वाइल मेजर्स टेकन टू दी बूस्ट इकोनॉमी टेंड टू स्पाइक इन्फ्लेशन। मतलब कि जिन हम आप कह सकते हैं पॉलिसीज़ को ले रहे हैं कि जिससे हम लोग इन्फ्लेशन कम कर सकते हैं, वो पॉलिसी भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं बढ़ाने के ही चक्कर में आ रही हैं। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत इस बार हमें देखने को मिली है और इससे काफ़ी ज़्यादा खतरे भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ग्राफ वगैरह हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह हैं, इनके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए आईएमएफ ने, आपको बता दूं मैं कि पहले ही जो पहला वाला आपका ग्राफ है इसके हिसाब से पता लगता है कि 6.0, अगर मैं बताऊँ आपको 6.0% जो है 2021 का, ओके, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 का जो है 6.0% वो फोरकास्ट है, फोरकास्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, वो पहुँच गया है 3.2% 2022 में, ओके, और 2.7% पहुँच सकता है 2023 के अंदर। तो ये सब हमें पता लगता है। देखिए 6.2% 2021 के अंदर, फिर 3.6 आपका 2022, और ये और कम हो जाएगा 2023 तक, कितना 2.7%। और ये वर्ल्ड आउटपुट है दोस्तों, ओके। एक और बात दोस्तों यहाँ बताऊँ मैं आपको कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है 2008 वाला, वैसा कुछ हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, जहाँ पे शार्प फॉल इमीडिएटली आएगा आफ्टर कोविड पेंडेमिक 2020 में। और इस वीक दोस्तों यहाँ पे ये वीकेस्ट ग्रोथ प्रोफाइल रहने वाली है दुनिया की सिंस 2001। ये भी और बड़ी दिक्कत है, मतलब 2008 से भी कम हमें यहाँ चीज़ें देखने को मिलेगी। ओवरऑल यहाँ पे आप कह सकते हैं इस साल काफ़ी बड़ा शॉक है, क्योंकि हमें यहाँ पे रीओपन करा इकोनॉमिक वाउंड्स को, ओनली पार्शियली हील्ड करा पोस्ट पैंडमिक से। और जो वर्स्ट रहा दोस्तों ये कि अभी हमें 2023 का रिसेशन जो है वो भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसी चीज़ चलती हैं तो हमें 2023 का जो रिसेशन है ये ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर बात करें इन्फ्लेशन से रिलेटेड तो हमें हमारे दूसरे चार्ट में देखने को मिलता है, जहाँ से हमें पता लगता है दोस्तों कि जो 9.5% है वो था लेट 2022 के अंदर, ओके। फिर एक और बात है हमें ध्यान में आती है, वो ये है कि इसका जो एक्सपेक्टेड है, ओके, कि किस तरीके से एलिवेट करेगा फॉर लॉन्गर देन प्रीवियसली इमेजिन, तो वो डिक्रीज़ भी हो रहा है दोस्तों 2024 तक 4.1% तक। मतलब ये और भी ख़राब होता हुआ जा रहा है और इससे और ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो भी आ सकती हैं। देखिए दोस्तों, ये अगर हम लोग बात करें जो ट्रेजेक्ट्री है कोर इन्फ्लेशन की, उससे पता लगता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है और जो प्राइस हैं फूड के और जो फ्यूल के, वो हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे कह सकते हैं इन्फ्लेशन आएगा, टिपिकली वो राइज और फॉल्स बहुत ग्रेजुअली लेके आएगा फूड में और फ्यूल में। ग्लोबल कोर जो इन्फ्लेशन दोस्तों इसे मेजर कर रहा है बाय एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, और एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि ये पहुँच सकता है 6.6% तक फोर्थ क्वार्टर में, ओके, ओवर फोर्थ क्वार्टर बेसिस।
और ये दोस्तों रिफ्लेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं पास थ्रू एनर्जी प्राइसेस, सप्लाई चेन कॉस्ट प्रेशर और जो टाइट लेबर मार्केट्स है उन सभी को। देखिए फूड और जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसका इन्फ्लेशन में काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ता है, जो कि टिपिकली दोस्तों स्पाइक कर सकता है हेडलाइन ऑफ इन्फ्लेशन। और ये हमें पता लगता है कि जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें भी दिक्कतें आएगी और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले सकता है कि हम लोग इससे रिकवर कर सकें। अब डाउन साइड क्या है दोस्तों, क्या रिस्क हैं इन सभी प्रोजेक्शंस में। देखिए आईएमएफ ने दोस्तों डिटेल में यहाँ पे सेवरल डाउन साइड रिस्क बताएं, काफ़ी सारे रीजंस बताएं कि आखिर क्यों यहाँ पे ये और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। पहला रिस्क ये है कि जो पॉलिसीज़ है दोस्तों ये हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं जितनी सिचुएशन आई है वो काफ़ी हमें अलग और मैसिव अनसर्टेन देखने को मिली है, जिससे कि सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है कि हमने जो है वो ऐसे केसेस देखे ही नहीं अभी तक। फिजिकल और मॉनेटरी जो पॉलिसी दोस्तों ये यहाँ पे कह सकते हैं काम नहीं कर पा रही है बेसिकली एक दूसरे के खिलाफ में। और एक गुड यहाँ पे एग्जांपल रहा कि आखिर रिसेंटली जिस तरीके से यूके के अंदर जहाँ पे लिज ट्रूस गवर्नमेंट रही उन्होंने रीसॉर्टेड करा था खुद के एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसीज़ को, जहाँ पे जो आप कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने भी चाहा कि वो इंटरेस्ट बढ़ा सकता है और हिस्टोरिकल जो यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन है उसे बचा सकता है, तो ऐसा कर सके, पर ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, अब देखिए दोस्तों जो रिजल्ट रहा इसका मिनी फाइनेंशियल कोलैप्स का विद इन्वेस्टर लूजिंग कॉन्फिडेंस, और यहाँ पे कह सकते हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका, और उन्होंने अपने जितने भी आप कह सकते हैं ब्रिटिश एसेट थे उन सभी को सेल ऑफ कर दिया। जब यहाँ पे फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है दोस्तों वो अलाई करेंगी, एक और ये भी आप कह सकते हैं मिस्टेक हो सकती है। अब मॉनेटरी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो यहाँ पे ओवर टाइटन रहे हैं अपने स्टैंड को लेके, और या तो वो रहेंगे अपोजिट इसके। ओवर टाइटिंग रिस्क जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं स्टेल कर सकता है ग्रोथ, वाइल अंडर टाइटिंग रिस्क जो है दोस्तों इन्फ्लेशन को लेके आ सकता है। तो दोनों ही, चाहे आप इस साइड आइए चाहे आप उस साइड जाइए, आपको दिक्कत रहने ही वाली है। फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी बड़ी दिक्कत है। ओके, अब यहाँ पे बताओ मैं आपको, स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर के खिलाफ में इंडियन रुपये की भी दिक्कत आ रही है। पेंशन जो फंड है दोस्तों यूके के अंदर वो काफ़ी ओवर लेवरेज रहते हैं कंट्रीज़ के और फर्म्स के, क्योंकि ये शार्प रिवीजन है इंटरेस्ट रेट्स का, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज करते हैं वीकेस्ट लिंक इन द ग्लोबल क्रेडिट चेन। भारत का क्या कहना है, दुनिया भर का तो हमें पता लग गया, पर भारत इसके खिलाफ में क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों अगर भारत की कंडीशन बताऊं मैं आपको, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ग्राफ में भी, ये भारत की कंडीशन जो कि अच्छी है। ओके, इंडिया की जो जीडीपी है दोस्तों इसका जो ग्रोथ रेट है ये बेटर है, और इन्फ्लेशन दोस्तों इतना हाई भी नहीं देखने को मिलता है। कुछ मैट्रिक्स हैं जो दोस्तों जो कि छुपाई गई हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में। और एक और बात, जो इंडिया है ये कहीं ना कहीं बेयरली आउट है कॉन्ट्रैक्शन सफर्ड 2020 के अंदर, जब कोरोना की दिक्कत आई थी उस टाइम पे भी। इट वॉज द होम टू द मोस्ट पीपल 5.6 करोड़, और दोस्तों ये कहीं ना कहीं पुश करता है बिलो ऑब्जेक्ट पॉवर्टी 2020 में भी। ओके, और करोड़ में दोस्तों यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई थी। पर इसके बाद भी आरबीआई ने कट करा था अपना ग्रोथ रेट फोरकास्ट इन अप्रैल, जो कि 7.2% तक हो गया था। और सेम दोस्तों ये मेज़र रहा एज आईएमएफ का भी 1.4% तक का। इंडिया की जो ग्रोथ है दोस्तों वो 2022-23 में 5.8% तक रह सकती है। थ्रेट है एक इंडिया के लिए, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे 4 सोर्सेज हैं, जैसे कि हायर क्रूड ऑयल या फिर फर्टिलाइजर प्राइसेस, क्योंकि उनमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पाइक आ सकता है। पहला ये रीज़न है। ग्लोबल स्लो डाउन अगर होता है तो कहीं ना कहीं हमें ही भी हमारे एक्सपोर्ट्स में दिक्कतें आएंगी। डोमेस्टिक जो ग्रोथ है दोस्तों उसमें भी अगर दिक्कतें आती हैं तो ट्रेड डेफिसिट हो सकता है। एंड लास्ट में दोस्तों जो स्ट्रॉन्गर डॉलर की पोजीशन है अगेंस्ट द रुपी एक्सचेंज रेट, वो भी एक प्रेशर डाल सकती है। तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से भारत को खतरा है, पर अभी तक कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। अब लो डिमांड है दोस्तों अमंग इंडियंस कि जो गवर्नमेंट है वो फोर्स कर सके और स्पेंड कर सके ज़्यादा, उनके प्रोवाइड कर सके बेसिक रिलीफ फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ फूड फर्टिलाइजर सब्सिडीज़, जिससे कि दोस्तों अगर ये चीज़ें हो पाती है तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल हेल्थ है ये भी और दिक्कत में आ सकती है। तो ये सारी बातें जो कि हमें पता लगती हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, या फिर किस तरीके से जो आईएमएफ की रिपोर्ट है ये बोल रही है कि अपकमिंग आप कह सकते हैं या फिर इस साल या फिर अगले साल हमें यहाँ पे जो कंडीशन है दुनिया भर की इकोनॉमी की ये काफ़ी ख़राब देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको पता लगा होगा। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह पूछकर। अब देखिए कौन है ये कैंडिडेट फॉर रीमिशन ऑफ डायबिटीज़। देखिए दोस्तों कुछ आप कह सकते हैं 10 को पहले द रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ का कॉन्सेप्ट आया था, और उस टाइम पे यहाँ पे बताया जाता था कि जो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ है ये पूरी तरीके से होली ग्रेल है ऑफ मेडिसिन। बट फिजिशियंस दोस्तों इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़। जब यहाँ पे एक व्यक्ति काफ़ी सारा खा लेता है, बेसिकली ईट्स अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स या फिर कैलोरीज,
उसके अंदर जो फैट सेल्स हैं उसके लीवर में वो बढ़ जाते हैं। और जब दोस्तों लीवर में ये चीज़ें बढ़ती हैं, वो पूरे तरीके से फैट से बढ़ जाता है, तब वो लीक करता है एक क्रीमी सब्सटेंस जिसका नाम है फ्री फैटी एसिड हमारे ब्लड के अंदर। तो जो दोस्तों ये क्रीमी एसिड होता है बेसिकली, ओके, इसके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये डिपॉजिट कर सके खुद को मसल्स में, पेनिक्रियाज में और की जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर। ब्लड शुगर जो है दोस्तों वो राइज़ होता है, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत आसानी से कम भी नहीं हो रहा होता है। लोग परेशान होते हैं इसके पीछे, खूब घूमते हैं, खूब भागते हैं, डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं कंट्रोल में आता है। और डायबिटीज़ अगर होता है आपको दोस्तों, तो आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं चीज़ों से भागना पड़ता है, खाने से बहुत सेलेक्टिव चीज़ें आपको खानी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। अभी की जो स्टडी आई है दोस्तों, उससे क्या पता लगता है हमें कि एक सिंपल सॉल्यूशन है कि हम लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं। वो ये है कि हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था यूके के अंदर, जिससे पता लगा कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से जो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ इसे कर सकते हैं। 10 साल पहले 12 डायबिटीज़ यहाँ पेशेंट आते हैं, ओके, जिनको यहाँ पे वेरी लो कैलोरी लिक्विड मील्स दी गई, ओके, और 8 वीक तक ये जो काम है ये करा गया कंट्रोल कंडीशंस के अंदर। जो शुगर लेवल है दोस्तों नॉर्मलाइज होता है कुछ दिनों के अंदर, हाफ द फैट हो जाता है दोस्तों, जो क्रीम है उस लीवर से पैनक्रियाज से वो डिसिपियर हो जाती है 4 से 6 हफ्तों में। और जो पेशेंट है इसे बिना ही किसी मेडिसिन के द्वारा भी आप कह सकते हैं हमने जो पेशेंट है इन्हें ठीक कर दिया। पर ये रिपोर्ट है दोस्तों 10 साल पहले की, ओके। एक और स्टडी आती है यूके के अंदर, जहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो एक कम्युनिटी में रहते हैं, एम्प्लॉयड रहते हैं, सेम प्रिंसिपल रहता है दोस्तों ओवर 1 साल तक। पेशेंट्स को दोस्तों यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कैलोरीज से फॉर 12 से लेकर 20 वीक तक, फॉलोड बाय दोस्तों यहाँ पे री इंट्रोडक्शन होता है फूड का, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों वेट लॉस जो है उसकी मेंटेनेंस को भी किया जाता है। जिनके यहाँ पे वेट लॉस हुआ था 10 से 12 kg तक, उसे नॉर्मलाइज किया गया बाय देयर ब्लड ग्लूकोज। और कुछ लोग थे दोस्तों जिन्होंने रीमिशन करा खुद के डिसिपेड होने का ना अबाउट ईयर, और उन लोगों को दोस्तों दोबारा से हमें देखने को मिला कि वो दोबारा अपने डायबिटिक स्टेट में आ गए, तो इन पर फ़र्क नहीं पड़ा। अब दो कंडीशन पता लगी, एक तरफ तो यहाँ पे 4 से 6 हफ्तों में बढ़िया हो गए, और एक तरफ से यहाँ पे व्यक्ति ठीक होता है फिर दोबारा उस कंडीशन में आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? यही बात आती है कैंडिडेट फॉर मिशन की। देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे कमर्शियल क्लिनिक्स हैं इंडिया के अंदर जो कि यहाँ पे ऑफर करते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ हर एक पेशेंट के लिए, जो कि एक इनकरेक्ट प्रैक्टिस है। एक गुड कैंडिडेट जो है दोस्तों फॉर रीमिशन जो है उसका डायबिटीज़ आता है बाय डाइट और उसकी लाइफस्टाइल के थ्रू, जिसको हम लोग डायग्नोस्ट कर सकते हैं। क्लियरली दोस्तों यहाँ पे ऑब्सेस रहता है, और हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं रिगरस डाइट को, लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को ओवर लॉन्ग पीरियड्स, तब जाके हम लोग इसे ठीक हो सकते हैं। अब इसकी यहाँ पे कुछ जो मॉडलिटीज़ हैं उसको बता दूँ मैं आपको कि डाइट अकेली जो है उसे हम लोग यूज़ करके आप कह सकते हैं पेरियाट्रिक सर्जरी के साथ रिमार्केबल मॉडलिटी को लेके आ सकते हैं, अगर पेशेंट जो है वो चूज़ करता है केयरफुली, और 80 से 100% तक चांस है कि हम लोग इसे रीमिशन कर सकते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू आप कह सकते हैं सही तरीके से काम कर सकते हैं बिना ही किसी रीमिशन के। लेकिन अगर कोई चाहता है रीमिशन का, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा अपनी डाइट पे कंट्रोल और डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, आई होप कि अब आपको पता लगा हो बेसिकली कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। अगर कोई अभी आपका डाउट है तो इसको क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह पूछ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।